हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम लेसन प्लान नंबर 18 को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ऊपर रहेगा पाठ्य योजना संख्या 18। उसके बाद रहेगा कक्षा या इसे क्लास कहते हैं। आप यहाँ पे उस क्लास को लिखेंगे जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद चक्र या इसे कालांश कहते हैं और यहाँ पे इंग्लिश में इसको पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे आप उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद अवधि या टाइम पीरियड, आप यहाँ पे उतने टाइम पीरियड को लिखेंगे जितने टाइम पीरियड आपको मिलते हैं इस पूरे लेसन प्लान को पढ़ाने के लिए बच्चों को। सामान्यतः सबको 35 से 40 मिनट ही मिलते हैं। तो उसके बाद सबसे बीच में रहेगा विषय सामाजिक विज्ञान, उपविषय इतिहास, प्रकरण या टॉपिक जिसे कहते हैं अकबर। उसके बाद सबसे लेफ्ट में रहेगा दिनांक। यहाँ पे आप उस दिनांक को डालेंगे जिस दिनांक में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा विद्यालय का नाम। आप यहाँ पे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद विद्यालय के नाम के बाद रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम वो लिखते हैं कि हमारा इतिहास विषय पढ़ाने का छात्रों को क्या उद्देश्य है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य समाप्त होता है। सामान्य उद्देश्य के बाद रहेगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम वो लिखते हैं कि जो स्पेसिफिक टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं छात्रों को, उस टॉपिक को पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है। तो विशिष्ट उद्देश्य में है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के 4 पक्ष हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। चलिए देखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है: ए, छात्रों को अकबर के विषय में बताना। बी, छात्र अकबर से संबंधित इतिहास को जान सकेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है बोधात्मक। बोधात्मक में हम अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है हमारा: ए, छात्र अकबर और वर्तमान शासकों की शासन प्रणाली में तुलना कर सकेंगे। बी, छात्र अकबर की तुलना अन्य शासकों से कर सकेंगे। उसके बाद है हमारा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में हमारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है: ए, छात्र अकबर से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र अकबर से संबंधित ऐतिहासिक लेखों को पढ़ने में रुचि लेंगे। उसके बाद है हमारा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष चौथा कौशलात्मक। कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है: ए, छात्र अकबर से संबंधित तथ्यों व घटनाओं पर अपना विचार दे सकेंगे। बी, छात्र अकबर से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारा विशिष्ट उद्देश्य समाप्त होता है। विशिष्ट उद्देश्य के बाद रहेगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम चार्ट, पोस्टर, बैनर, चित्र या मैप इन सब का प्रयोग करते हैं ताकि हम छात्रों को अच्छे से समझा सकें। जो छात्र देखते हैं उसे वो आसानी से और जल्दी सीखते हैं। सहायक सामग्री में है अकबर का चित्र और भारत का ऐतिहासिक मानचित्र। सहायक सामग्री के बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र कुछ पिछली कक्षा से पढ़ के आए रहते हैं या वो अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से या अपने आस पड़ोस किसी से कुछ सुने रहते हैं स्पेसिफिक उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं। उन्हें सामान्यतः नॉर्मली जानकारी होती है। तो पूर्व ज्ञान में है छात्र अकबर के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो पूर्व ज्ञान के बाद है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में
सबसे पहले हमारा रहेगा छात्राध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं, उसके बाद शिक्षण विधि या सहायक सामग्री और लास्ट में श्यामपट्ट कार्य। प्रस्तावना में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछती हैं। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता ये होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। जिगजैग मोशन का मतलब क्या होता है? जिगजैग मोशन का मतलब ये होता है कि जो पहला प्रश्न छात्राध्यापिका छात्रों से पूछती हैं, छात्र उसका जो उत्तर देते हैं उसी से छात्राध्यापिका दूसरा प्रश्न बनाती हैं, और दूसरे प्रश्न का जो छात्र उत्तर देते हैं उसी से छात्राध्यापिका तीसरा प्रश्न बनाती हैं, और जो तीसरा प्रश्न का उत्तर छात्र देते हैं उसी उत्तर से छात्राध्यापिका चौथे प्रश्न का निर्माण करती हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न है, छात्रों, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? छात्र उत्तर देंगे बाबर। दूसरा प्रश्न है, छात्रों, बाबर के बाद कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठा? छात्र उत्तर देंगे हुमायूं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, छात्रों, हुमायूं के बाद किस मुगल शासक ने दिल्ली पर शासन किया? छात्र उत्तर देंगे अकबर ने। उसके बाद हम चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, अकबर के संरक्षक का क्या नाम था? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और दोस्तों, प्रस्तावना प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उसके उत्तर दिए। प्रस्तावना के बाद हमारा रहेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में है, छात्रों, अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। आज हम अकबर के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस उद्देश्य कथन के बाद है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के बाद शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ में छात्राध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। उसके बाद रहेगा शिक्षण विधि या सहायक सामग्री। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है अकबर। तो पहले शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। विकासात्मक प्रश्न पूछने का छात्राध्यापिका का उद्देश्य ये होता है कि वो ये जान सकें कि जो टॉपिक वो छात्रों को पढ़ाने जा रही हैं उस टॉपिक के विषय में छात्र कितना ज्ञान रखते हैं, और इसके साथ ही साथ वो जो पढ़ाने जा रही हैं उसकी भूमिका का भी निर्माण करती हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, अकबर के पिता का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे हुमायूं। दूसरा प्रश्न है, छात्रों, हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? छात्र उत्तर देंगे 1556 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, अकबर का राज्याभिषेक किसने किया था? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। तो और दोस्तों, विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए, तो प्रश्नोत्तर विधि। विकासात्मक प्रश्न के बाद है छात्राध्यापिका कथन। तो छात्राध्यापिका कथन में चलिए देखते हैं। बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, परंतु उसे स्थायित्व प्रदान करने का कार्य अकबर ने किया। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसके पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था, लगभग आप की उम्र का। हुमायूं के विश्वास पात्र बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में राजकाज करने लगा। अफगान शासक आदिल शाह का सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हेमू की सेना पराजित हुई और पंजाब, आगरा तथा दिल्ली अकबर के अधीन हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा छात्राध्यापिका का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापिका का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाएं में है, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाएं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद
अकबर था। दूसरा, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। पहले शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है साम्राज्य विस्तार। तो दूसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, अकबर हुमायूं की मृत्यु के समय कितने वर्ष का था? छात्र उत्तर देंगे 13 वर्ष का। दूसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों, अकबर का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया? छात्र उत्तर देंगे बैरम खां द्वारा। तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों, अकबर ने किस नए नगर का निर्माण करवाया था? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। छात्रों दोस्तों, विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। इस विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका क्रियाएं। तो छात्राध्यापिका क्रियाओं में देखते हैं, छात्रों, अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई। अकबर राजपूतों के साथ मित्रता का महत्व समझता था, अतः उसने राजपूत राजपरिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। अरब, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार की दृष्टि से गुजरात और बंगाल प्रांत बहुत महत्वपूर्ण थे, जिन पर अकबर ने अपना अधिकार कर लिया। इससे राज्य की आमदनी बढ़ी। दक्षिण में अकबर का अहमदनगर की रानी चांद बीबी से युद्ध हुआ। अकबर ने अहमदनगर के कुछ भागों को अपने अधिकार में कर लिया। उसने गोंडवाना मध्य प्रदेश की शासिका दुर्गावती को हराया। इस तरह अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो कश्मीर से अहमदनगर तथा काबुल से बंगाल तक फैला हुआ था। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर का निर्माण कराया और इसे कुछ वर्षों के लिए अपनी राजधानी बनाया। इस नगर में भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापक का कथन के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि, और उससे पहले था विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रिया में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। तो शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है अकबर का अहमदनगर की रानी चांद बीबी से युद्ध हुआ था। दूसरा है अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। दूसरे शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। तीसरा शिक्षण बिंदु है शासन व्यवस्था। तो तीसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना किसने की थी? छात्र उत्तर देंगे अकबर ने। दूसरा प्रश्न है, छात्रों, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और किसके मध्य हुआ था? छात्र उत्तर देंगे हेमू के मध्य। तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों, आप अकबर की शासन व्यवस्था के विषय में क्या जानते हैं? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। तो दोस्तों छात्राध्यापिका ने विकासात्मक प्रश्न पूछने में किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापिका ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उसके उत्तर दिए। तो विकासात्मक प्रश्न के बाद है छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में चलिए देखते हैं,
अकबर ने साम्राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को कई स्तरों में बांट रखा था। तो चलिए देखते हैं अकबरकालीन प्रशासनिक ढांचा। साम्राज्य के अंग कौन कौन थे? केंद्र था, फिर प्रांत जो है परगना में डिवाइड था, परगना कई गांवों में डिवाइड थे। और फिर सबसे पद क्या था? केंद्र का शासन बादशाह, वजीर और दीवान देखते थे। और इनका क्या कार्य था? ये बादशाह सब सर्वे सर्वा होता था, वजीर और दीवान वित्तीय नियंत्रण करते थे। उसके बाद है केंद्र को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत में कौन महत्वपूर्ण पद पे था? सूबेदार और प्रांतीय दीवान। तो ये क्या करते थे? कानून, फौजदारी, राजस्व वसूली, आय व्यय का विवरण रखना और नगर का प्रशासन का कार्य देखते थे। और प्रांतों को कई परगना में विभाजित किया गया था। परगना में कौन कौन से पद होते थे? सिकदार, आमिल, कानूनगो, फौजदार। इनका क्या? सिकदार कानून एवं व्यवस्था देखता था, आमिल राजस्व वसूली करता था, कानूनगो उपज एवं राजस्व का विवरण रखता था, फौजदार कोष की व्यवस्था करता था। परगना को कई गांवों में डिवाइड किया गया था। और गांव पे महत्वपूर्ण पद कौन थे? मुकद्दम या जिसे प्रधान कहते हैं, उसके बाद पटवारी, उसके बाद चौकीदार। तो मुकद्दम क्या करता था? कानून एवं प्रशासन व्यवस्था देखता था, पटवारी राजस्व का विवरण रखता था, चौकीदार सुरक्षा का दायित्व का निर्वहन करता था। और उसके बाद मनसबदारी प्रथा। छात्रों, मनसब का अर्थ पद अथवा प्रतिष्ठा है, अतः मनसबदार शाही सेवा में पदवी धारण करने वाले व्यक्ति होते थे। विभिन्न अंकों की संख्या अधिकारियों के पदों को निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई गई। सबसे छोटा मनसब 10 तथा सबसे बड़ा 10,000 का होता था। बाद में 12,000 तक की संख्या के मनसब दिए गए। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। बादशाह के खिलाफ अगर विद्रोह हो तो मनसबदार विद्रोह दबाते थे। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे क्षेत्रों में मुगल वंश का राज्य फैलाना भी मनसबदारों का काम था। उन दिनों मुगल अमीरों यानी बड़े मनसबदारों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी भी अन्य राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता था। अकबर द्वारा निश्चित प्रशासनिक ढांचा आने वाले मुगलों के प्रशासनिक ढांचे का आधार बना। आज भी उत्तर प्रदेश में कई पदनाम व प्रशासनिक क्षेत्र इन नामों से जाने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा छात्राध्याय का कथन समाप्त होता है। छात्राध्याय का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य में पहला है सबसे छोटा मनसब 10 तथा सबसे बड़ा 10,000 का होता था। दूसरा, मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न पूछने का उद्देश्य ये होता है कि छात्राध्यापिका ये जान सके कि उन्होंने जो पढ़ाया है वो छात्रों को कितना समझ में आया है, और इसके साथ ही वो अपनी शिक्षण विधि का भी मूल्यांकन कर सकती हैं। तो हमारा पहला बोधात्मक प्रश्न है, छात्रों अकबर का पूरा नाम क्या था? छात्र उत्तर देंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। दूसरा प्रश्न है, छात्रों अकबर की माता का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे हमीदा बानो बेगम। तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों अकबर और हेमू के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? छात्र उत्तर देंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध। चौथा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? छात्र उत्तर देंगे गोंडवाना मध्य प्रदेश की। फिर पांचवा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों सबसे छोटा मनसब
कितने का होता था? छात्र उत्तर देंगे 10 का। तो बोधात्मक प्रश्न के बाद है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में पहला है अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। दूसरा, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तीसरा, अकबर का अहमदनगर की रानी चांद बीबी से युद्ध हुआ। चौथा, अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया। पाँचवां, सबसे छोटा मनसब 10 तथा सबसे बड़ा 10,000 का होता था। छठवां, मनसब साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश लागू करते थे। तो श्यामपट्ट सारांश के बाद रहेगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में है छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण कार्य के बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में है पहला पुनरावृत्ति प्रश्न है अकबर ने आगरा के निकट कौन सा नगर बसाया था। दूसरा प्रश्न है अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई थी। तीसरा प्रश्न है छात्रों, मनसब का क्या अर्थ होता है। चौथा प्रश्न है चांद बीबी कहाँ की रानी थी। पांचवा प्रश्न है अकबर कितने वर्ष की अवस्था में शासक बना। पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने के बाद छात्राध्यापिका छात्रों को गृह कार्य देंगी। तो गृह कार्य में पहला प्रश्न है छात्रों, मनसबदारों का क्या क्या कार्य थे। दूसरा, अकबर के काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तीसरा, छात्रों, हेमू किसका सेनापति था। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा लेसन प्लान नंबर 18 समाप्त होता है। धन्यवाद।